ओके चलिए। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्या था? हाँ, सब बच्चे हैं, ईश्वर के सभी बच्चे। क्या हो गया? कौन है? होता है कभी। सही आ रहा है? चलो मान लेते हैं। करो सोनू थोड़ा सा सेट। ठीक है चलो दादा गाले थोड़ी बात। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? विजयनगर। ठीक है, आज तुम लोग के लिए 2 गिफ्ट हैं चिल्ड्रंस डे पे। बताओ क्या हो सकता है? क्वेश्चंस। इतना क्यों मानते हो तुम लोग? क्वेश्चन तो मैं तुम लोग से पूछने वाला हूँ, किए या नहीं किए? समोसे तो देखने जाएगा। वो नहीं दिखेंगे, डिसअपियर हो गए यहाँ। बहन है डुमन कॉलेज में, समोसे पता है? आज मंगा सकते हैं। मंगा सकते हैं। हाँ जी, विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड हम लोग एक पूरा का पूरा समरी टाइप की ले चुके हैं चैप्टर से रिलेटेड। हम लोगों की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन इसके प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था से या सामाजिक संरचना से लगातार पूछे जाते हैं, और कुछ शब्दावलियों के ऊपर बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इन नोट्स को मैंने प्रिपेयर इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर आपकी जो शब्दावलियां हैं जो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड आती हैं, उन शब्दावलियों को देखेंगे। अभी यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, ठीक है। ऐसे पीसीएस में भी बहुत बार विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन कंसिडर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। हम लोग विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आप लोग को बता दी थी, नॉर्मल ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कल मैंने जब भी क्लास था उसमें एक चीज़ बताई थी, इन्होंने जो अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर, ठीक है। इस नदी का नाम याद रखिएगा क्योंकि उस दिन भी हम लोग इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि ये दोआब क्षेत्र था। रायचूर दोआब की जो हम लोग बात किए थे वहाँ पे, तो रायचूर दोआब वो दोआब था जहाँ पे बहमनी और विजयनगर दोनों का संघर्ष था जिस दोआब को गेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा संघर्ष का रीजन ये भी था तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी को भी याद रखिएगा कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो रीजन है बेसिकली नीचे का जो सदर्न डायनेस्टी का रीजन, और सदर्न में भी अगर हम लोग पूर्वी इलाका देखें तो उस पूर्वी इलाके के अंदर इन लोगों का पूरा साम्राज्य दिखाई देता है। लेकिन यही अगर हम लोग पश्चिमी इलाके की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ बहमनी साम्राज्य का आना शुरू हो गया था, तो वो बहमनी साम्राज्य था। इन्होंने कौन से राजवंश को सबसे पहले अपने हाथों में लिया और यहाँ पे जो शुरुआत की थी, कौन सा राजवंश था जिसको खत्म करके इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत की थी? काकतीय राजवंश। वेरी गुड, काकतीय राजवंश बताया था हमने, दक्षिणी तट के ऊपर एक राजवंश था
जिसको खत्म करके इन्होंने शुरू किया था। और होयसल वंश जो था वो पश्चिमी एरिया का राजवंश था, ठीक है। तो होयसल वंश को भी धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल किया था, लेकिन बाद में ये चीज किसने ले ली अपने हाथों में, वो जाके बहमनी साम्राज्य के लोगों ने ले ली, ठीक है। तो ये सब चीजें जो भी हैं, तालीकोटा की लड़ाई वगैरह या जो भी है, ये सब चीजें बता चुका था मैं। इसके अंदर ये भी चीजें मैं आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में एटलीस्ट बता चुका हूँ कम से कम, कि पहला राजवंश कौन था, इसके संस्थापक कौन थे, और कब से कब तक ये राजवंश राज करता है, ठीक। ये चारों राजवंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश, इन चारों वंशों की हम लोग ने बात कर ली थी। यहाँ पे सबका सबसे प्रतापी या सबसे इंपॉर्टेंट शासक का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे पहले वाले में आप लोग देख लो, संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का, यही सबसे इंपॉर्टेंट शासक भी है संगम राजवंश के अंदर, तो इनका यहाँ पे मेंशन की गई है। सालू वंश के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नरसिंह जो है उनके द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो तुलु वंश है, वीर नरसिम्हा द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और इसमें ये तीसरा राजवंश कहलाता है। और इसका सबसे प्रतापी शासक जो हम लोग केडीआर की बात किए थे ना, कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम लोग ने बात की थी। उनके बारे में आज थोड़ी डिटेल में और बात करनी है, क्योंकि दो शासक हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक देवराय और एक कृष्णदेव राय, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, ठीक। चौथा अराविदु वंश, ठीक, तिरुमला द्वारा स्थापित किया गया था अराविदु वंश, और इसका अंत कौन से शासनकाल, किसके शासनकाल में हो गया था, अंतिम शासक शाहजहां। विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन से शासक के अंत में हो गया था, अराविदु वंश का शासक पूछ रहा हूँ, मुगल बादशाह ने पूछ रहा हूँ, अराविदु वंश का, हाँ, श्रीरंगा थर्ड, वेरी गुड, श्रीरंगा थर्ड इनके अंतिम शासक थे। और अराविदु वंश ही भारत का अंतिम हिंदू राजवंश कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौहान या चहवान वंश नहीं कहलाता है, इसको अंतिम हिंदू राजवंश कहलाते हैं। उस दिन मैंने ये डाउट भी क्लियर किया था कि पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहना गलत है ऐतिहासिक तौर पे, क्योंकि उसके बाद में भी हमको बहुत सारे हिंदू सम्राट यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने कई तरह की उपाधियां यहाँ पे ली और भारत के अंदर इस तरीके के कार्य किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद रखिएगा। किसी ने अगर उस दिन इंपॉर्टेंट ना किया, नोट ना किया हो, तो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ दिख रही हो तो चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे हम लोग, तो महत्वपूर्ण शासक के अंदर अगर हम लोग संगम वंश की बात करें, ठीक है, तो संगम वंश के अंदर ये जो है देवराय सेकंड बोला जाता है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। हरिहर और बुक्का के बाद में देवराय सेकंड को सबसे इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। इनके शीर्षक या इनको टाइटल क्या दिया जाता था, उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार इनसे रिलेटेड या फिर कृष्णदेव राय से रिलेटेड, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको एलिफेंट हंटर के नाम से जाना जाता था, मतलब हाथी का शिकार करने वाले नेता, ठीक है, या लीडर उनको बोला जाता था, तो आप इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है। चौथा दक्षिणापथला चक्रवर्ती बोला जाता था इन्हें, इसका मतलब क्या होगा, क्या सेंस है, हाँ, सदन का हीरो, ठीक है। चलो मिथुन चक्रवर्ती से आपने सदन का हीरो लगा लिया, ठीक, और भी कुछ मतलब हो सकता है। दक्षिणा पथला का मतलब यहाँ पे जो पथला या फिर वो ये वर्ड है, हाँ, उसका मतलब दक्षिण के क्षेत्र को कॉन्क्वेर करने वाला, ठीक है, कॉन्क्वेर मतलब उसको जीतने वाला, उसको अधिकार अपने क्षेत्र में लेने वाला, इस वजह से। और चक्रवर्ती का मतलब वही है कि उस पूरे इलाके के अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति यही था, ठीक है, इस वजह से इनको ये टाइटल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद में देखिए विजयनगर को गुलबर्गा से श्रीलंका और तेलंगाना से केरल तक विस्तारित किया गया इन्हीं के शासनकाल के अंदर, ठीक। आप जगह देख लीजिए, गुलबर्गा से श्रीलंका तक, गुलबर्गा का बहमनी का कैपिटल, मतलब कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन सा राज्य है जो गुलबर्गा जहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के अंदर गुलबर्गा, और उस समय उसकी कैपिटल भी कहलाई जाती थी गुलबर्गा, ठीक है। तो गुलबर्गा इवन सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता था, सिल्क रूट था उस समय, जो समुद्री रास्ता था, उससे जब सिल्क आया करती थी या सिल्क जाया करती थी, तो ये गुलबर्ग से ही होके जाया करती थी,
थी, ठीक है। तो गुलबर्ग से श्रीलंका तक, श्रीलंका के अंदर सिलोन की बात हम लोगों ने की थी, वो तो आगे केडीआर के समय हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस समय में भी हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे श्रीलंका तक तो ये पहुंचे गए और तेलंगाना से केरला तक, ठीक है। तेलंगाना और केरला, केरला की बात समझ सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे ये लोग पश्चिमी इलाके की तरफ भी आगे मूव किए थे, तो इन्होंने उसको विस्तारित किया था। इनके एक प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था लक्कन्ना दंडेशा, ठीक है। लक्कन्ना दंडेशा नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। तो कभी कभी प्रमुख सेनापति भी पूछ लेते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे जब अंतिम शासक की, या फिर बात करेंगे तालीकोटा के युद्ध की, तो तालीकोटा के युद्ध के दौरान हम लोग देखेंगे कि सदाशिव राव वहाँ पे जो थे रूलर थे, लेकिन उनके सेनापति राम राय वो वहाँ पे जाके तालीकोटा का युद्ध लड़ रहे हैं। तो सेनापति का दर्जा इस पूरे साम्राज्य के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी है। सेनापति में हम लोग आगे भी देखेंगे जो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के समय में, वो सेनापति भी बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति है उनके कार्यकाल के अंदर। तो वो सेनापतियों का काल ही इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि सेनापति बहुत ही ज्यादा शासक के साथ में कदम से कदम मिला के रूल को किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में देवराय सेकंड के बाद में अगला नाम जो है वो आपका आता है कृष्णदेव राय, ठीक है। समयकाल देख लीजिए 1509 से 1529 तक। अगर मैं कृष्णदेव राय के समय की बात करूं तो इस समय भारत में मुगल शासक बाबर आया था। बाबर से पहले भी कोई रहा होगा जब कृष्णदेव राय रूल करने आए थे, वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1518 में आए थे रूल करने। इब्राहिम लोधी से पहले कौन था? सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी तो था, सिकंदर लोधी शासन कर रहा था, तो उन्हीं के समय काल के अंदर ये यहाँ पर रूल करने आए थे और बाबर के समय तक इन्होंने रूल किया था। और बाबर ने जब बाबरनामा लिखा है ना, बाबरनामा के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कृष्णदेव राय को। उन्होंने बोला अगर पूरे भारत के अंदर मुझे कोई एक रियल या वास्तविक शासक दिखा तो वो कृष्णदेव राय है, ठीक है। ये उन्होंने मेंशन ही की है अपने बाबरनामा के अंदर, जो कह सकते हो आप ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जिस किताब को उसने स्वयं लिखा था और उसके अंदर इनका वर्णन किया है। दक्षिण के रीजन की जो रिचनेस थी या जो भी अमीरी थी, उस अमीरी का भी वर्णन उस किताब के अंदर किया गया है और उसके बारे में बताया भी गया है कि ये किसकी वजह से थी। तो बोला जाता है कृष्णदेव राय की वजह से ही ये हो पाई थी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इवन इतिहास के अंदर इनके बारे में कुछ कम प्रमाण दिए गए हैं, काफी कम चीजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे प्रतापी शासकों में अगर बात की जाए तो कृष्णदेव राय का नाम बहुत ऊपर आता है ना। अगर आप इनके इतिहास को थोड़ा सा और उधेड़ के पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा और सारे शासकों के कंपैरिजन में कृष्णदेव राय की जो थी पॉपुलरिटी वो कुछ अलग ही थी, क्योंकि इनके साम्राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा था जो उस समय इनसे नाराज था, ठीक है। तो सभी खुश रहा करते थे, शासक ऐसा था। उसके बाद में फिर जो डेवलपिंग नेचर का शासक उससे नो डाउट सब खुशी रहे, है ना। तो कृष्णदेव राय के समय काल कुछ इस तरीके का। ठीक, उसके बाद में हम लोग तुलुक वंश की अगर बात करें तो तुलुक वंश के अंदर यही कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं और सबसे प्रतापी शासक आंध्र भोज की उपाधि इनको थी। आंध्र भोज की उपाधि क्यों दी जाती थी? ठीक है, पूरे आंध्रा का रूलर बोला जा रहा है एक तरीके से, तो आंध्र भोज की उपाधि, भोज का मतलब राजा ही है, उसी नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पढ़ोगे यहाँ पे, वो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आपके, वो इनके कैरेक्टर को स्वतः बताते चले जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बात की है लगातार कि बहमनी के साथ में इनका संघर्ष रहा करता था, ठीक है। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य का बहमनी के साथ में जो संघर्ष था, उसी संघर्ष की एक झलक यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद शाह को इन्होंने आजाद किया था, ठीक है, और यवन राज्य प्रतिष्ठिताचार्य की उपाधि भी इन्होंने ली थी, ठीक है। इसका मतलब ये है, यवन राज्य का मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसकी ये उपाधि इन्होंने खुद धारण की थी, ठीक है। उपाधि खुद धारण की थी। मोहम्मद शाह कौन था? बहमनी शासक था, बहमनी रूलर था, उसको इन्होंने कैद किया था। कैद करने के बाद अपने दुश्मन को छोड़ देना, ठीक है, और छोड़ के फिर अपने आप को ये उपाधि देना, ठीक। ये कृष्णदेव राय ने किया था। टाइटल का नाम याद रखिएगा। मनु चरित्रम के रचयिता अष्ट दिग्गजों में सबसे महान इस समय में माने जाते थे, ठीक है, ठीक है, सबसे महान माने जाते थे। कौन है वो?
पेडेन्ना, ठीक है, पेडेन्ना को बोला जाता है। पेडेन्ना नाम याद रखिएगा, बहुत बड़े राइटर है। इवन बोला जाता है साउथ की सबसे रिलीजियस किताबें लिखने का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ठीक है, साउथ की रामायण से लेकर तमाम ऐसी चीजें लिखने का क्रेडिट उनके नाम पे है। ठीक, जो उन्होंने उस भाषाओं में लिखी जिन भाषाओं को वहां पे लोग, यहाँ की ऑब्वियस बात है संस्कृत की भाषा हुआ करती थी उत्तर भारत के अंदर। अगर हम लोग आए वहाँ की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरीके की भाषाएं होती थी, तो उसको ट्रांसलेट करके उस भाषा के अंदर लेके जाना, ये तमाम कार्य इनके द्वारा यहाँ पे किए गए। ठीक है, चलिए उसके बाद में इस साम्राज्य को पूरा का पूरा कहाँ तक फैला हुआ, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा इनके समय में। इससे पहले कौन सा शासक पढ़ा हम लोगों ने? देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के समय में देखा जिस तरीके से गुलबर्गा से लेके श्रीलंका तक और तेलंगाना से लेके केरला तक पूरा साम्राज्य फैला था, इनके साम्राज्य को और ज्यादा विस्तारित किया गया। ठीक है, और ज्यादा विस्तारित करने की बात करें तो अब कहानी कहाँ तक पहुंच जाएगी? श्रीलंका के सिलोन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इवन ये भी बोला जाता है कि जो उत्तरी इलाका था अब वो भारत और श्रीलंका की बाउंड्री से भी बाहर है। जो पूरा का पूरा समुद्री इलाका हम लोग समझ सकते हैं होगा, वो पूरा का पूरा समुद्री इलाका ये वाला, ये सब भी किसके कंट्रोल क्षेत्र में था? वो सब भी इन्हीं के। कौन है ये? विजयनगर साम्राज्य। इन विजयनगर साम्राज्य के कंट्रोल में सिर्फ ये रीजन नहीं था, अब ये रीजन भी था। मतलब समुद्री इलाका जो पूरा का पूरा है वो भी किसके कंट्रोल में आ चुका था? विजयनगर एम्पायर के या विजयनगर साम्राज्य के कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है कि बहुत ही प्रतापी शासक है। अब इस पूरे रीजन के ऊपर आपको पता है यहाँ से पुर्तगालियों ने एंटर कर लिया था। इस समय आ चुके थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1498। ठीक है, और 1498 से लेकर हम लोग अब बात क्या कर रहे हैं? 1509 से लेकर 29 तक। यही तो है कृष्णदेव राय का समय काल। तो कृष्णदेव राय के समय काल के अंदर इन 20 सालों के अंदर इन्होंने पुर्तगालियों से अपने संबंध बहुत अच्छे स्थापित करके रखे हैं। इससे पुर्तगालियों के साथ में, तो पुर्तगालियों के साथ में इनके संबंध अच्छे भी थे और पुर्तगालियों ने एक बार धोखा भी दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है गोवा, गोवा गोवा किसके समय में पुर्तगालियों ने छीन लिया? ठीक है, तो वो कृष्णदेव राय के समय काल के अंदर ही छीन लिया गया था। मैंने पहले बताया था ये बहमनी साम्राज्य ने इसको कंट्रोल कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन बाद में इसका कंट्रोल देवराय सेकंड के समय किसके पास में वापस आ गया? विजयनगर के पास में आ गया था। ठीक है, अगेन फिर विजयनगर से ये किसने छीन लिया? ये पुर्तगालियों ने छीन लिया था। और उसके बाद से लेकर लगातार गोवा के ऊपर पुर्तगाली ही शासन करते रहे। लेकिन उसके बाद भी इनके जो पुर्तगालियों के साथ में संबंध है वो काफी अच्छे थे और बिजनेस या जितने भी तरीके का ट्रेड या व्यापार किया जाता था इनके समय काल के अंदर, वो समय काल के अंदर व्यापार काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था। मतलब आप ये देख रहे हैं कि इस रीजन के साथ साथ में ये श्रीलंका का रीजन है, ये भारत का रीजन है। और बोला जाता था कि बहमनी शासक यहाँ पे थे, बहमनी शासकों से भी इन्होंने अपने रिलेशंस को अच्छा कर लिया था, सुधार लिया था। अभी देखें ना ऊपर एक राजा को छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके संबंध यहाँ पे भी थे। तो बोला जाता है इस पूरे दक्षिण इलाके के अंदर कृष्णदेव राय के रहते हुए बाबर ने कभी कोशिश नहीं करी थी कि वो दक्षिण भारत में आता और दक्षिण भारत में आके यहाँ पे अटैक करता या कंट्रोल करता। ठीक है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अभी मुगल एम्पायर भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो मुगल एम्पायर के दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मुगलों में से अकबर ने, औरंगजेब ने, तमाम लोगों ने दक्षिण भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, साउथ इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बाबर तो अटैक ही करता चला आ रहा था, वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? ठीक, तो वहीं तक क्यों रुक गया? तो कारण क्या है? यहाँ पे इनकी बाउंड्री है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें सबसे प्रतापी शासक उसके समय का यहाँ पे रह रहा है, जिसका क्या नाम है? कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, वहां की राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था मतलब वहां की बोला जाता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, कि शासक ऊपर था या फिर वहां पे जनता ऊपर थी, कि शासक के कैसे रिलेशन थे, मंडलम में, नाडूज में कैसे कैसे डिवीजन हुआ करता था पूरे के पूरे साम्राज्य का, उसका एक पूरा का पूरा वर्णन किसके अंदर है? अमुक्त मलयाला के अंदर है। ठीक है, इस अमुक्त मलयाला किताब को किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने स्वयं लिखा। ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखा है। भाषाओं का ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने कुछ किताबें आपको बताई थी और उसमें बोला था भाषाओं का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषाओं से रिलेटेड भी मैचिंग आ जाती है कि ये किताब संस्कृत में है, ये किताब तेलुगु में है। ठीक है, उसके बाद जामवती कल्याणम है कि संस्कृत नाटक था
और संस्कृत नाटक के अंदर क्या चीज इसके अंदर मेंशन की गई थी, किसी को पता है? जामवती कल्याणम में कौन सी चीज की मेंशनिंग की गई है, किसके बारे में बताया गया? संस्कृत में एक पूरा नाटक लिखा गया है, नाट्य रचना है पूरी की पूरी। जब आप इस किताब को उठाओगे और इसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो इसके अंदर पूरा नाट्य रूपांतरण किया गया है पिछले तमाम और शासकों का, जो शासक यहाँ पे विजयनगर पे शासन कर चुके थे, ठीक है, उनका एक नाट्य रूपांतरण किया गया है। कुछ इमेजेस ऐसी बनाई गई है उन शासकों से रिलेटेड कुछ चीजें और कुछ स्टोरीज को यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस किताब का यहाँ पे वर्णन दिया गया, ठीक। यहाँ पे बोला गया एक महान निर्माता भी थे, ठीक है। आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनके द्वारा कुछ बनाई गई चीजों की बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हजारा राम टेम्पल और विठल स्वामी मंदिर। ये निर्माण कराया में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। डाउट इसलिए माना जाता है क्योंकि बोला जाता है कि इन्होंने निर्माण ना करा के उसका जो है पूरी तरीके से बाद में उसका रिनोवेशन कराया था, ठीक। रिनोवेशन या फिर पुनः निर्माण कह सकते हैं। इसके निर्माण का जो पूरा क्रेडिट है वो देवराय द्वितीय को जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउटफुल था, उसने इसको डाउट में डाल दिया था कि किसने विठल स्वामी टेम्पल का निर्माण कराया। तो निर्माण कराने में हम मानते हैं देवराय सेकंड को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पुनः निर्माण होगा, यहाँ पे मैं वर्ड भी मेंशन कर देता हूँ, ये पुनः निर्माण होगा, ठीक है। पुनः निर्माण का मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ चीजों का रिस्ट्रक्चर करना होगा, उन सब चीजों को यहाँ पे किया गया। जैसे कुतुब मीनार आप लोगों ने देखा, ठीक है, कुतुब मीनार बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इल्तुतमिश ने या फिर आगे चल के तुगलक ने उसके अंदर कई सारे चेंजेस कराए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ माना जाता है। हजारा राम टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? हजारा राम टेम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, लॉर्ड रामा को ये डेडिकेटेड है। और ये चल रहा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पॉपुलैरिटी ऑफ रामा, सोच रहे हो आप इस बात को? इस बात को सोच रहा हूँ। मैंने एक बात और बताई थी आपको कनेक्ट करने के लिए, जब थोड़ा सा मैंने संस्कृति को उठाया है आगे। मैंने बोला उत्तर भारत के लोग तो सब एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन दक्षिण भारत के लोग थोड़े बहुत कंजर्व थे इन चीजों को लेकर, या रिजर्व रहा करते थे कि हम इन भगवान को मानेंगे, इन भगवान को मानेंगे। तो लॉर्ड रामा की पॉपुलैरिटी वहां पे कैसे पहुंची, इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल क्या है? वो है कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया हजारा टेम्पल, ठीक है, जो सीधा सीधा लॉर्ड राम को डेडिकेटेड था। वरना वहां के लोग विष्णु या भगवान शिवा को ही पूजा करते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। अगला आप एग्जाम्पल भी देख लो, विठल स्वामी मंदिर, ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड विठल स्वामी मंदिर है, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड या उनको डेडिकेट करके यहाँ पे विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब दोनों है कहाँ पे? अगर जगह की बात करूँ मैं तो नागरपुर में, हम्पी एक जगह है, हम्पी को लोग बोलते हैं कैपिटल ऑफ विजयनगर साम्राज्य, बहुत पॉपुलर सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आज के समय में भी बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी। तो इतनी मान्यता क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि इस तरीके के हमको वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर वहां पे बने हुए दिखाई दिए। आज के समय में भी वहां पे, यहाँ पे एक और चीज बोली जाती है कि इसी समय कृष्णदेव राय ने यहाँ पे कई सारे पत्थर से बनी हुई संरचनाओं को इस मंदिर के अंदर सेटल कराया था। जैसे हजारा राम टेम्पल है इसके अंदर, और कुछ हम्पी के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे उस तरीके के जो स्टोन से बड़े बने हुए स्ट्रक्चर होते थे उनको यहाँ पे सेटल कराया था, बड़े बड़े स्टोन लाके रखे थे। और आज के समय में मान्यता ये है, वहाँ पे अगर कोई जाता है तो ऐसा बोला जाता है, सच्चाई कितनी है नहीं है वो आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। बोला जाता है कि उन पत्थरों में से 50 तरीके की अलग अलग आवाजें आती हैं, ठीक है। जब भी वहाँ एंटर किया जाता है या कोई, कई सारे लोगों ने इस बात को बोला है, तो 50 तरीके की अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं, और वो आवाजें तब से अभी तक लगातार आती हैं, ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जाके पता चलेगा, या कितनी इसके अंदर वो है। तो इतिहास तो नहीं मानेगा इन सब चीज़ों को, लेकिन है ऐसा, कुछ लोगों के द्वारा बोला गया तो मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल विद्वानों और कवियों को संरक्षण भी दिया है इन्होंने तमाम तरीके के। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से कवियों को इन्होंने संरक्षण दिया था? तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल, ठीक है, इन 4 भाषाओं के कवियों को इन्होंने संरक्षण दिया था।
आगे चल के जैसे नौरत्न पढ़ते हैं अकबर के हम लोग, ठीक है, उसी तरीके से इनके अष्टदिग्गज भी हैं। इन अष्टदिग्गज को बोला यही जाता है जो इन लैंग्वेजेस के विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस के विद्वान इस चीज को यहाँ उन्होंने अपनी रानी नागल देवी की याद में नागलपुरम नामक एक नया शहर बसाया था। यही नागलपुरम बेसिकली वही हम्पी के आसपास का पूरा इलाका नागलपुरम है, ठीक है। सर हाँ ये रानी थी या माता थी? अच्छा वो मदर है, हाँ अपनी रानी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मदर है, ठीक है, अपनी रानी गलत लिखा हुआ है, इनकी मदर है माता जी, गुड, ठीक, माता जी है इनकी। तो उन्होंने उनकी याद में ये यहाँ पे इस चीज को करवाया था, ध्यान रखिएगा रानी नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। अन्य उपाधि इनकी आंध्रभोज और आंध्र पितामह, ठीक है, वो अभी मैंने ऊपर बता दिया वही है। 8 विद्वानों, जो 8 विद्वान थे इनके दरबार के अंदर, उन 8 विद्वानों का एक पूरा का पूरा यहाँ पे नाम के साथ में उनके कौन कौन से लेखन हैं उसके बारे में भी दिया गया है। तो ये आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहो तो इसको आप मेंशन कर लो या लिख लो। पहला नाम पेडन्ना का ही है, मनुचरित्रम के लेखक हैं, ठीक है, उन्हें आंध्र कवि पितामह के नाम से जाना भी जाता है। पहला नाम पेडन्ना का है, ठीक है, अल्लासमी पेडन्ना इनका पूरा नाम था, ठीक। इससे रिलेटेड इनकी किताब पूछी गई है मनुचरित्रम। उसके बाद नीचे वाले हैं नंदी थिम्मन, ठीक है, नंदी थिम्मन की भी एक किताब है, उसको भी देख लीजिएगा। पारिजात पहाड़म, ये लैंग्वेजेस जो कि तमिल तेलुगु संस्कृत है, ठीक है, तो कई जगह पे आपकी जबान लौटेगी नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, तो बस देख लीजिएगा वर्ड लिखा हुआ जैसा भी है उसी तरीके से उसको डिक्टेट कर लीजिए। इसके बाद क्लास है ना, है कुछ नहीं तुम लोग किया चिल्ड्रन से समझ के भाग जाओ अपने। समोसे कहीं बन नहीं रहा है होना, ढूंढ के आ रहा है इसलिए तो थोड़ा लेट हो गया। मैं 10 मिनट ढूंढता रहा, मैंने कहा सर मैं खा के आ रहा हूँ, आप हाँ यार ना तुम बाहर से आ रहे हो लग रहा बिल्ली नहीं से आ रहा हूँ शहर सुबह सुबह खुलता नहीं समोसा खस्ता वस्ता सब बढ़िया चटनी। 10:30 पे सब खुल जाता है, 10:30 पे सब खुल जाता है। 10:30 पे तो मैं जा चुका हूँ, क्लास ओवर हो चुकी, लेट हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं रहे। और ना ऐसे नहीं जल्दी खिलाना है, जरूर खिलाना। काम लगा सर पता हुआ था नहीं। क्वेश्चन पता क्या पूछा जाएगा, इनमें से अष्टदिग्गज कौन नहीं था, ठीक है, नाम याद होंगे 2-3 बार देखने से, एकदम याद नहीं हो जाएंगे सारे नाम, इनको बस देखना है, 4 बार 5 बार देखोगे, बस देखते रहो, अपने कॉमन सेंस के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो बस हटा लोगे आराम से। पहला नाम वही है अल्लासानी, हाँ पेडन्ना, पेडन्ना और तेनाली रामा तो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, वो तो याद ही रहते हैं। मैं याद क्या करना, इसके नाम याद
ठीक है। अब वो तो तुम लोग माहिर होते ही हो कुछ ना कुछ शॉर्ट पिक बनाने में या कुछ ना कुछ ऐसा करने नहीं में। नंदी वाला तो आता है, उसको पहले की कहानी नंदी चलाएगा। हाँ तो कुछ ना कुछ ऐसे याद कर लेना, ट्रिक बना के ऐसे याद, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इनमें से अष्ट दिग्गज कौन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर एक मिनट लिखना। लिख ना। हो गया? चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है इसको क्योंकि यही प्रशासन आपको मेंस में भी लिखना रहता है और प्रीलिम्स में तो नो डाउट आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके अंदर डिवीजन है बहुत सारी चीजों का। तो देखिए ये है यूपीएससी के कोर क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा बना देता है। ये कोर क्वेश्चन है एकदम। बोला गया कि प्रशासन इसका किस तरीके का था, जैसे अभी पीछे बात की थी पॉलिटिकल हिस्ट्री या राजनीतिक किस तरीके का वर्णन है पूरे विजयनगर साम्राज्य का, उसकी बात जो चर्चाएं की गई हैं उस चर्चाओं को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। चाहे कार्यकारी चीज हो, चाहे न्यायिक चीज हो, या फिर किसी भी तरीके का इंटरनल मैटर हो, आंतरिक मामला हो, वो सबकी जिम्मेदारी राजा की हुआ करती थी। प्रशासन पूरा संभालता कौन था? राजा के हाथों में होता था। सिंहासन कैसा होता था? वंशानुगत हुआ करता था। यहाँ पे ये नहीं है कि एक राजा जाएगा तो दूसरा मार के फिर बैठेगा, ठीक है। क्राउन सिस्टम नहीं था यहाँ पे कि एक बंदा दूसरे बंदे को मार के तब बैठेगा, जैसे मुगलों में चलता है, दिल्ली सल्तनत में चलता था, ऐसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे पहले ही सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था, उसके बाद में ही अगला राजा यहाँ से शासन करने आता था, ठीक है। इन इकाइयों को बेसिकली जो डिवाइड किया गया था वो डिवाइड किया गया था मंडलम में, नाडु में, स्थल में और ग्राम में, ठीक है। बोला जाता है बेसिकली जो मंडलम था वो सबसे बड़ी इकाई था। मंडलम क्या था? सबसे बड़ी इकाई। मंडलम का मतलब हो गया जैसे आज के समय में आप डिवीजन करोगे तो सबसे बड़ा डिवीजन स्टेट, ठीक है। किसी भी देश के अंदर स्टेट सबसे बड़ा डिवीजन है, तो स्टेट को आप कैसे बोल सकते हो कि स्टेट क्या है? एक तरीके से वो मंडलम है। स्टेट के बाद फिर हम लोग अगर बात करते हैं तो छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था उस समय? नाडु से कंपेयर किया जाता था, डिस्ट्रिक्ट नाडु हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट के बाद में बहुत सारे कस्बे होते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट का और विलेजेस के बीच का एक एरिया होता है जिनसे विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हैं, वो रीजन क्या होता है? कस्बा होता है। उस कस्बे के रीजन को हम लोग बात करें अगर, तो वो यहाँ पे क्या होता था? स्थल को कस्बा कहा जाता था। और लास्ट में नो डाउट ग्राम की बात हम लोग कर ही रहे, तो ग्राम का मतलब यहाँ पे विलेजेस से है, गांव से है। हाँ, मंडलम स्टेट एक राज्य, ठीक है, राज्य को बोला जाता है मंडलम। और इन पूरे के पूरे मंडल का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको मंडलम बोला जाता था। अब मंडल मंडलम से आप लोग अच्छे से डिक्टेट कर लोगे तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा नाम दिया है। नाम क्या दिया? नायक, ठीक है, जिसको आप नहीं समझ पाओगे तो इस बात को याद रखिएगा, नायक। आगे चल के यहाँ पे नायक प्रणाली भी चला करती थी, ठीक है, उसका भी जिक्र करेंगे हम लोग आगे चल के अभी। तो नायक प्रणाली भी यहाँ पे चला करती थी। मंडलेश्वर या नायक मंडल का गवर्नर हुआ करता था, या मंडलम का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। अब बेसिकली राजा अपनी सारी की सारी शक्तियां सीधे किसको दे देता था? मंडलम को दे दिया करता था, ठीक है, या मंडलेश्वर को दे दिया करता था, जो यहाँ का नायक हुआ करता था। अब नायक के हाथ में सीधी शक्तियां होती थी, उसको फ्रीडम होती थी कि वो राज्य से रिलेटेड या फिर मंडलेश्वर से रिलेटेड किसी भी तरीके के या मंडलम से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता था, और कानून को राज्य के अंदर पूरी तरीके से लागू कर सकता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है
छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने का अधिकार था। अब सिक्के जारी करने का अधिकार तो राजा को होता है ना, राजा ही देता है अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे राजा ने अथॉरिटी किसको दे रखी है? नायक को दे रखी है कि छोटे मूल्य वर्ग के, मतलब जिसकी वैल्यू कम हो, उन मूल्य वर्ग के सिक्कों को आप लागू कर दीजिए स्टेट के अंदर, ठीक है। और नया कर लगाने या पुराने कर को माफ करने तक का अधिकार इसके हाथ में था। तो आप समझ सकते हो कि इसको कितनी असीमित शक्तियां प्राप्त थी, ठीक है। ऐसी शक्तियां अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी और आगे भी आप इसके बारे में नहीं देखोगे। तो ये काफी ज्यादा शक्तियां इसको प्राप्त होती थी। आय का स्रोत क्या होता था? सोर्स ऑफ इनकम क्या होती थी इनकी, किस तरीके से आय को कमाते थे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखो वही होता है कि लैंड सेटलमेंट होता है, ठीक है। राजस्व को सबसे पहले अर्न किससे किया जाता है? वो अर्न करने का तरीका यही है, खेती बाड़ी जो भी होती है, जो वहां पे फार्मिंग होती थी, भूमि राजस्व दिया हुआ है जैसे कि इसी के थ्रू किया जाता था। जागीरदारों और सामंती प्रमुखों से श्रद्धांजलि और उपहार, ठीक, ये काम बेसिकली ब्राह्मण किया करते थे, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस थोड़ा सा चले तो ये काम बेसिकली किसका होता था? ब्राह्मण का हुआ करता था, ठीक है। राजा ने इसको लागू कहाँ कर दिया? अपने साम्राज्य के अंदर लागू कर दिया, ठीक है। ये छोटा नया कर पुराना, ये नायक की तरफ। हाँ, नायक की इसको लगाएगा, नायक की इसको हटाएगा। नया कर, नया पुराना कर को हटाना या लगाना, ठीक। उसके बाद बंदरगाहों पर सीमा शुल्क और विभिन्न व्यवसायों पर कर, ये पूरी की पूरी आय या इनकम का सोर्स हुआ करता था। आप बेसिक इनकम के सोर्स अगर किसी भी साम्राज्य के अंदर देखोगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई बताएगा मुझे एक बार? बेसिक इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोई भी साम्राज्य को अपने चलाएगा तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला कर हो सकता है, टैक्स लगाएगा, ठीक है, टैक्स होगा। दूसरी चीज वहां पे क्या हो रही होगी? फार्मिंग या खेती हो रही होगी। फार्मिंग के थ्रू जितना भी यहाँ पे राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्व एक तरीका हो सकता है, व्यापार हो सकता है, वेरी गुड, व्यापार एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है? व्यापार दो तरीके से हो सकता है, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब यहाँ पे आयात और निर्यात की बात कर रहा हूँ, आयात और निर्यात की बात कर रहा हूँ। तो आयात और निर्यात के रूप में भी यहाँ पे कर को जो भी है व्यापार को किया जाता था। और क्या चीजें हो सकती है किसी के भी लिए राजस्व का स्रोत? और क्या हो सकता है? धार्मिक कर, वो तो कर में आ जाएगा, कर में सभी तरीके के कर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और क्या राजस्व कैसे, और इनकम इनकी और कैसे हो सकती है? कर हो गया, भूमि सेटलमेंट हो गया, जो भी हम लोग फार्मिंग के फॉर्म में बात कर रहे हैं, व्यापार हो गया, और क्या हो सकता है? सर ये लोग ब्राह्मणों और मंदिरों पर एक प्रकार का वो लगाते थे, ब्राह्मणों पे 1/30 और मंदिरों पे 1/20। कर में आ जाएगा, कर ही का तो पार्ट है, एक तरीके से कर ही तो है। क्या हो सकता है? वॉर्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयों के दौरान लूटा गया तमाम संपत्ति भी तो आएगी इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, ये लोग वॉर कर ही क्यों रहे हैं? अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं ना। साम्राज्य मजबूत कैसे होगा? एक तो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दो और दूसरा अपना इकोनॉमिक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दो। इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे आएगा? लूट लो उनको, पकड़ के, तो लूटपाट थी चौथा इनकम। लूटपाट के थ्रू भी जितना भी इनकम कलेक्ट होता था वो भी आप लोगों ने देखा ना, बंटता था आपस में, है ना, वो भी बटा करता था, खामसिया जो भी चीज हम लोग देखते हैं उसके फॉर्म में, ठीक। इसके बाद देखिए सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना और हाथी शामिल थे, सबकी कॉमन चीजें हैं, इसके अंदर भी आती है, ठीक। नयन कर प्रणाली, ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा था। नयन कर प्रणाली जो भी है, यहाँ पे अधिकारी जो नायक की बात अभी हम लोगों ने की थी, नायक का एक नाम और यहाँ पे लिखा गया, देख लो क्या लिखा गया, पोलीगर लिखा गया, ठीक है। तो कभी कभी पोलीगर के नाम से भी पूछा गया। ये नयन कर प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नयन कर प्रणाली को बेसिकली कहा क्या जाता था, इसके बारे में भी देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी सेवाओं के बदले में भूमि दी जाती थी जिसे अमरम कहा जाता। अमरम क्या है? लैंड है, भूमि की बात हो रही है। पूछा जाता है कि अमरम क्या था, ठीक है। जैसे पूछा गया था एक बार सीता क्या है, ठीक है। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अमरम क्या था, सीधा पूछ लेगा, आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि अमरम है क्या। अमरम का मतलब कोई कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, किसी भी तरीके की किसी वस्तु का नाम नहीं है। किसको बोल रहे हैं? भूमि को बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अमरम जो है एक लैंड को बोला जाता था। इस लैंड का अधिकार सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता था? नायक या पोलीगर के ऊपर होता था, इसका अधिकार रखता था। इसका काम क्या होता था? ये अमरम को इस तरीके से, नायक यहाँ पे बैठा हुआ है,
और ये नायक के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे अमरम है, बहुत सारे अमरम है, ठीक है, कई सारे अमरम ये अपने पास में रखा करता था। और इन अमरम में क्या करता था, एक एक अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया करता था हर जगह, ठीक। और उन अधिकारियों को ऊपर क्या बोला जाता था कि ये यहाँ पे इस अधिकारी का काम होगा यहाँ से कर वसूलना और यहाँ के व्यापार को करके राजा को उस तरीके के कर को देना। अब ये जो अधिकारी था इसका नाम पता क्या था? इसका ये अधिकारी जो है जिसको यहाँ नायक ने अपॉइंट किया है, किसको देखने के लिए? अमरम को देखने के लिए, इस अधिकारी को बोला जाता था अयंगर, ठीक है। क्या बोला जाता था? अयंगर। और अयंगर नाम से जाना जाने वाले 12 पदाधिकारियों को एक निकाय गांव के मामलों का संचालन दे दिया जाता था, ठीक है। मतलब टोटल 12 पदाधिकारी हुआ करते थे अयंगर के नाम से, जो मैंने ये डिवाइड किए, ठीक है। ये कितने होते थे? 12 हुआ करते थे। और इन 12 लोगों में पूरा का पूरा मंडलम को बांट दिया जाता था। और वो मंडलम में सबसे सुप्रीम कौन है? वो है नायक, जिसको पोलीगर बोल रहे हैं। पोलीगर ने अपने अंडर में अपॉइंट किसको करके रखा है? अयंगर। और अयंगर क्या करेगा? यहाँ पे कर वसूलेगा, कर वसूल के किसको देगा? नायक को देगा, ठीक है। और नायक ये कर किसको देगा? राजा को देगा। तो ये साइकिल चला करती थी इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ का पूरा प्रशासन संभाला जाता था, ठीक है। एक वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पे, मान्यम। मान्यम बोला जाता था कर मुक्त भूमि को, जहाँ किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगता था। ऐसी भूमि कौन सी थी? मान्यम थी, ठीक है। यहाँ पे अमरम भी एक भूमि है, अमरम वो भूमि है जिसपे कर लगा करता था, और मान्यम वो भूमि है जिसपे किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगा करता था, ठीक है। दोनों तरीके की लैंड को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दोबारा। मेंस का क्वेश्चन है नयन कर प्रणाली, ठीक है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला गया, एक बार पूछा गया ना कि नयन कर प्रणाली के बारे में विस्तार से लिखिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपके पास में फ्री हैंड होता है। वो फ्री हैंड क्या होता है कि आपको सिर्फ वही लिखना है, इसमें अपना कोई थॉट नहीं लिखना है, जो आपने पढ़ा है वही लिखना है। चैलेंजिंग होता है अपना थॉट लिखना, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि नयन जन प्रणाली है क्या, नयन जन प्रणाली किसको कहते हैं, तो उस समय आपको शब्दों का खेल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शब्दों को किस तरीके से तोड़ के ग्राफ के फॉर्म में बताना है। वहाँ ऐसे ग्राफ समझाने का मौका तो नहीं देगा ना आपको कि पेन से समझा दो, कॉपी में लिख दो, नहीं समझाना। वहाँ आपको अपने शब्दों से समझाना है, और शब्दों से समझाने का तरीका ये है कि नयनकर प्रणाली उस प्रणाली को कहते थे जिस प्रणाली में सबसे सुप्रीम पे अधिकारी पोस्टेड था, जिस पोस्ट का क्या नाम था? नायक हुआ करता था। नायक अपने अंडर में 12 पदाधिकारियों का एक डिवीजन रखा करता था, हर डिवीजन के अंदर एक अयंगर हुआ करता था, और वो अयंगर क्या करता था? इस अमरम भूमि से कर को लिया करता था। एक भूमि और भी होती थी, वो उसको छोड़ दिया करता था, मान्यम भूमि होती थी, उससे किसी तरीके का कोई कर नहीं लिया करता था। तो ये इस पूरी प्रणाली को समझाने का एक तरीका है, ठीक है। ये कैसे बार कर लीजिए आपने? कौन सा वाला? शुरू से नहीं, शुरू से नहीं, लास्ट पे ठीक पढ़ा। लास्ट में नयनकर प्रणाली में बता रहा था। नयनकर प्रणाली का मतलब ये है कि सेना के शीर्ष के अधिकारियों का एक समूह है, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा किसके हाथ में है? कहाँ का? स्टेट का, जिसकी हम लोग मंडलम के फॉर्म में बात कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसके हाथ में? नायक के हाथ में। उस नायक के हाथ में यहाँ पे जिसको पोलीगर भी कहा जाता था, वो क्या करता था? अपने अंडर में 12 डिवीजन करता था, टोटल 12 पदाधिकारियों का डिवीजन करता था। और वो 12 पदाधिकारियों के नाम क्या होते थे? अयंगर होता था। इस जगह का अयंगर, इस जगह का अयंगर, अलग अलग जगह के अयंगर के नाम पे उसको डिक्टेट किया करता था। अब वो क्या करता था? वो उनसे बोलता था कि तुम मुझे कर कलेक्ट करके दो, जिससे मैं कर को कलेक्ट करके राजा को दूं, है ना। तो ये क्या करते थे अयंगर्स के लिए? वो यहाँ पे गांवों से टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स कलेक्ट करके किसको देते थे? नायक या पोलीगर को दिया करते थे। टैक्स जिससे कलेक्ट करते थे उस भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। जिस भूमि को छोड़ दिया करते थे वो मान्यम भूमि होती थी। कौन सी भूमि टैक्स को मुक्त, मतलब टैक्स मुक्त भूमि थी? कौन सी भूमि? मान्यम। और वो भूमि कौन कौन सी हो सकती है? जहाँ टैक्स नहीं लगता था, नहीं, जहाँ टैक्स नहीं लगता था, कौन कौन सी हो सकती है? सैनिकों ने शौर्य दिखाया तो उसको दी गई भूमि। अच्छा, ठीक है। और उपहार, ठीक है, उपहार में दी गई भूमि, सैनिकों के द्वारा शौर्य या उनको फिर बाद में उसके फॉर्म में दी गई भूमि, और धार्मिक भूमि। इस बात पे क्लियर हो
सर धार्मिक भूमि जो दान में दी गई थी हाँ, उस पर यहाँ डिवीजन कर सकते हो। धार्मिक भूमि जो दान में दी गई उस पे किसी भी तरीके का कोई कर नहीं लगता था, तो वो भूमि मान्यम का पार्ट होगी। लेकिन जो धार्मिक कर उस पे लगेगा जो दान में नहीं दी गई भूमि थी। ठीक है, ये सिस्टम थोड़ा बहुत आज के समय में भी फॉलो किया जाता है। हो सकता है सर जो भूमि नायक के पास होती थी उस पर भी न लगता हो, क्योंकि वो तो उसका सर्वोच्च अधिकारी नहीं, देखो नायक का काम ही होता था पूरी भूमि से कलेक्ट करना। उसके अंडर में तो पूरी भूमि थी, पूरा राज्य की भूमि है राज्य के उसके अंदर। प्रशासन। हाँ, उसकी पर्सनल लैंड अगर आप कहोगे कि उसकी पर्सनल लैंड कुछ होती थी, उस पर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो भी तो एक अधिकारी है और अधिकारी की ड्यूटी भी है। कहा जाता है कि राज्य के प्रशासन के अधिकार में जो भी राज्य को सुदृढ़ करने के लिए जो भूमि थी उस पर कर नहीं, राजा के अंडर में जो भूमि थी, जो राज्य की सेवाओं के अंडर में थी, मतलब अब राजा ही है, कृष्णदेव राय है, उसके पास जितनी भी भूमि है उसके ऊपर आप कैसे कर लगाओगे? वो खुद राजा को उस पर कर कैसे लगाएगा? ठीक है, लेकिन उसके अंडर में जितने भी अधिकारी हैं, ये तो अधिकारी ही है, राजा तो नहीं बन गया ना, तो इसके अंडर में जो भूमि रहेगी उस पर तो कर लगेगा ही। ठीक है, तो वो कर लगता था। देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति देखिए, ठीक देखना है, देख लो। समोसे खाने का मन तो नहीं कर? आप अपने क्या तो याद है बस करो, इतना विश्वास टूट जाता है। नमस्कार हमारे बड़े तुम तो भाग भी नहीं ऐसे भावनाओं के साथ मत खेलो सबको देना होगा, पैसे भी दे दे तुम यार कितने लोगों को लगता है तुम लोग में से सच सच बताना दिल से, इसा समोसा खिला देंगे? देखो किसी को नहीं लगता, सब मुझे तो लगता है। देख रहे हो, किसी को नहीं लगता है, जितने बैठे किसी को नहीं लगता। समोसा पार्टी कैंसिल है। समोसा पार्टी थी, समोसा पार्टी में तो चाय आती ही है साथ में, लेकिन तुम लोगों ने अपना जो रिस्पॉन्स दिखाया है उसके आधार पे इस बात को निष्कासित किया जाता है। सर आपने सिर्फ समोसा कहा, समोसा चाय समोसा पार्टी का मतलब होता है ना कुछ और एडिशन होगा साथ में, कुछ नहीं चटनी तो मिलती ना। समोसा क्या दोनों वही सब ये की व्यवस्था है। चलो ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। तो वैसे मैंने एक बार सोचा था दूसरी बात नहीं, अब नहीं बोलता, मौका एक ही दिया जाता है। चलो सामाजिक आर्थिक स्थितियां देख लीजिए। संगम शासक मुख्यतः शैव और विरूपाक्ष पारिवारिक देवताओं को ही पूछते थे, बताया था मैंने। शैव और विष्णु, विरूपाक्ष मतलब विष्णु की बात हो रही है। ठीक है, तो शैव धर्म और विष्णु धर्म को मानने ही वाले थे। इसी से रिलेटेड आर्किटेक्चर या संरचनाएं वहां पे हमको देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी संरचनाएं बेसिकली इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आर्थिकी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पगोडा। ठीक है, पगोडा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया। मुख्य सोने का सिक्का जो था वहां पे जो चला करता था उसको क्या बोलते थे? वराहा या पगोडा बोला जाता था। सोने के सिक्के को वहां वराहा या पगोडा बोला जाता था। उसके बाद में बोला जाता था एक पलटा होता था। ठीक है, पलटा क्या होता था? आधा वरा होता था, मतलब वरा का आधा हिस्सा कर दो, वैल्यू आधी कर दो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पलटा। ठीक है, जैसे 1 रुपया और 58 बोला जाता था ना, 58 50 पैसा जिसको बोला जाता था, ये उसी तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, वो बोला जाता है। ठीक, मुख्य सोने का सिक्का वरा या पगोडा, पलटा आधा वरा था। फैनम, ठीक है, एक प्रथा का 10वां हिस्सा। ठीक, ये प्रथा बेसिकली जो भी है यहाँ पे, ठीक है, प्रथा, इसको ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में एक्चुअली,
तो यहाँ पे ये नाम इसलिए पर्टा लिख दिया गया है। तो इसको आप लोग हिंदी में पर्था भी बोलते हो, तो ऐसे भी ध्यान रखना, पर्था या पर्टा, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा दिख रहा होगा। तो पर्था या पर्टा आप बोल सकते हो इसको। पर्टा आधा भरा था, फैनल को बोला जाता था 1/10वां हिस्सा, ठीक है, मतलब जो 10 पैसे चला करते थे बेसिकली, आप उसका वैल्यूएशन यहाँ पे इसके फॉर्म में लगा सकते हो, ठीक है। टार एक चांदी का सिक्का था और जीतल एक तांबे का सिक्का था, ठीक है। टार और जीतल, ये तो आपको पता है, पहले भी आप इसके बारे में देख चुके, ठीक। अब निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में क्या क्या होगा, आयात की प्रमुख वस्तुओं में क्या क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये व्यापार को दिखाती दर्शाती है। जैसा मैंने बताया, आयात और निर्यात पर निर्भर रहते थे यहाँ के लोग। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में कपास हमारे पास अधिक मात्रा में था, बहुत अधिक मात्रा में। सिल्क, रेशम वगैरह हमारे पास अधिक मात्रा में था। मसाले, चावल, शोरा और चीनी। शोरा क्या है, बाकी सब तो ठीक है। शोरा किसको कहते हैं? कोई पेय पदार्थ तो नहीं लग रहा था? शराब को शोरा, मैं वही कह रहा हूँ, कोई पेय पदार्थ तो नहीं लग रहा तुम लोग को? क्यों, ये पेय पदार्थ है नहीं। हाँ, पर्था सिक्का था, तो इसका 1/10 भाग फैनल का था। हाँ, फैनल गला, और बड़ा का 1/2 भाग। बड़ा का 1/2 भाग पर्टा कहलाता। शोरा, सिल्क को जब पूरी तरीके से काता जाता है, या फिर सिल्क का जब पूरी तरीके से बनाया जाता है, कुछ भी किसी भी तरीके का, उससे जो कपड़ा बनता है या कोई भी वस्त्र बनता है, उसके दौरान उसको बनाते समय बहुत सारे उसके रेजिडुअल्स निकलते हैं, रिमेन्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, धान को जब अलग करते हैं तो उसमें से एक रेजिडुअल्स निकलते हैं बहुत तरीके के, ठीक है। जो रेजिडुअल्स आज के समय में जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। क्या होता है वो? पराली, जिसको हिंदी में पराली बोला जाता है। तो वो पराली जो होता है, कुछ उसी तरीके से शोरा का भी काम होता है। सिल्क के जो रेजिडुअल्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, उनसे शोरा निकलता था। शोरा को इतना वैल्यू इसलिए दी जाती थी, या शोरा बहुत अधिक मात्रा में यूज होता था, जैसे पराली किसी काम की नहीं होती है, उसको जलाना ही बेहतर होता है या फिर उसको हटाना बेहतर होता है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को लगती है, इससे रिलेटेड भी एनवायरनमेंट में पढ़ोगे कि पराली बहुत काम की चीज़ है, अगर उसको सही जगह प्रयोग किया जाए। बायोडीजल वगैरह में बहुत उपयोग हो सकता है इसका। शोरा का उपयोग होता था उस समय। शोरा क्या होता था, सिल्क के अलावा बनाए गए वस्त्रों के अंदर जितना भी वस्त्र रिमेन्स बच जाते थे, उन रिमेन्स से बनाए हुए वस्त्रों के अंदर इस तमाम शोरा का यूज हुआ करता था, ठीक है। तो इसका वर्णन आया गया है, निर्यात की चीजों में यहाँ पे यूज होता था। आयात में घोड़े, मोती, तांबा, मोला आदि शामिल। मसालों का हम निर्यात करते हैं। हाँ, किसका? मसालों का आयात कहाँ करते थे हम? कहाँ लिखा? निर्यात तो करते थे मसालों का हम लोग। मसाले तो बहुत है हमारे पास में, पुर्तगाली तो हमसे मसाले लेके जा रहे हैं। लेकिन सर एशिया में तो मसाले नहीं, देखो अभी हम पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली है, मैं बताया ना कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली है, और पुर्तगाली का मेन पर्पस क्या था? मसाले था। डच का मेन पर्पस क्या था? मसाले था। डच तो भारत छोड़ के चले भी गए, यहाँ से बोले हमें मसाले चाहिए, हम मसाले वहां से ले लेंगे, तो वो दूसरी जगह चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो क्या करते थे बेसिकली, मसालों के जो अमाउंट थी, क्वांटिटी थी, वो बहुत ज्यादा थी। उसी मसालों की क्वांटिटी की वजह से वो लोग यहाँ पे आते थे। तो मसालों का तो नो डाउट निर्यात ही किया जाएगा, हमारे बहुत मसाले थे, ठीक है। इस वजह से इसका निर्यात किया जाता था। आयात में हाँ, घोड़े हमारे पास में अच्छे नहीं थे, ठीक है, हम घोड़े मंगाया करते थे वहां से, अलग तरीके के, अलग वैरायटी के, अलग जाति के घोड़े मिला करते थे हमको, ठीक है, घोड़े मंगाते थे। मोती होता था, तांबा, मोगा, ये सब चीजें हम लोग वहां से मंगाया करते थे, ठीक है। जहाज निर्माण की कला तो विकसित हो चुकी थी हमारे यहाँ। इवन इसका क्रेडिट भी बोला जाता है कि ये क्रेडिट भी विजयनगर साम्राज्य के लोगों को दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने जहाज निर्माण की कला यहाँ पे स्थापित कर दी थी, ठीक है, इसलिए इसका क्रेडिट भी हो जाता है। क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले यहीं एंटर किए, और पुर्तगालियों ने यहाँ एंट्रेंस करके क्या करा, तमाम तरीके के आइडियाज भारतीयों को दिए, जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और फिर निर्माण क्षेत्र हमारा मजबूत होता चला गया, जिसको विजयनगर के शासकों ने यहाँ पे दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए जो करना है।
महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड कि महिलाएं क्या क्या कार्य किया करती थी विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है, महिलाएं उच्च पद पर आसीन भी थी, मतलब हर तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में महिलाओं की भी पोस्टिंग हुआ करती थी। महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं दिखेगा विजयनगर साम्राज्य के अंदर। इवन यहाँ तक आज तक आपने किसी सेना में महिलाओं को लड़ते जाते नहीं देखा होगा, लेकिन विजयनगर की सेना के अंदर महिलाएं भी लड़ने जाती थी। इसलिए यहाँ पे जौहर जैसी कोई प्रथा नहीं मिलेगी, क्योंकि महिलाएं खुद घोड़े पर सवार होकर सेना से लड़ने चली जाती थी। ठीक है, तो महिलाएं यहाँ पे कुश्ती भी करती थी। कुश्ती के अंदर भी बेसिकली उनका नाम आता है, नृत्य के अंदर भी नाम आता है। आप जो चीज अपने माइंड में सोच सकते हो, महिलाएं उस चीज में कुशल थी इस पूरे साम्राज्य के अंदर। मतलब महिलाएं उच्च पद पर आसीन भी थी। साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक या फिर साहित्यिक अगर रचनाओं की भी बात होगी तो रचनाएं करने में भी पूरी तरीके से महिलाएं थी। ठीक है, महिलाएं वॉर्स में भी जाती थी। ये मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था, ठीक है, जिसमें महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया जाता था। पूरे साम्राज्य के अंदर महिलाओं को इसी साम्राज्य के अंदर यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह यहाँ बढ़ावा दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह भी किया जाता था। एक और चीज थी महिलाओं से रिलेटेड, वो थी दास प्रथा। ठीक है, एक तरफ महिलाओं का बहुत डेवलपिंग कैरेक्टर भी दिखता है, दूसरी तरफ दास प्रथा, या इसको इस समय में दासी प्रथा के नाम से यूज किया गया। ठीक है, तो दासी प्रथा इस समय चला करती थी। दासी प्रथा बेसिकली क्या होता था, छोटी छोटी जब लड़कियां होती थी, वो लड़कियां क्या चली जाती थी, मंदिर या टेम्पल्स में चली जाती थी, और टेम्पल्स में उन लोग को रख लिया जाता था। वो रखने के दौरान फिर क्या करती थी, वहाँ नृत्य की प्रैक्टिस करा करती थी, नृत्य परफॉर्म किया करती थी, और ये उनकी लाइफ टाइम प्रैक्टिस हुआ करती थी। मतलब अगर एक बार वो उस मंदिर में या फिर उस जगह पे चली गई तो फिर वो लाइफ टाइम उस नृत्य को परफॉर्म करेंगी, और उस नृत्य को परफॉर्म करने के लिए महिलाएं बाहर भी जाया करती थी, दूसरी जगहों पे भी जाया करती थी, और ऐसी महिलाओं को वहां पे दासी बोला जाता था। ठीक है, तो ये दासी प्रथा इससे रिलेटेड है। महिलाओं को वहां पे पहले नियुक्त किया जाता था। छोटी छोटी बच्चियां जो होती थी वो बचपन से ही चली जाती थी, और उनको दासी बना के वहां पे रखा जाता था। उनको परमिशन नहीं थी कि बाहर के किसी भी तरीके के किसी भी कार्य में वो पार्टिसिपेट करें। अगर वो उस रिलीजियस वर्ड से उसके अंदर एंटर कर देंगे तो वो अपना लाइफ टाइम उसके अंदर ही रहेंगी। ठीक है, तो ये दासी प्रथा का यहाँ पे एक प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक, सांस्कृतिक योगदान में देखिए, सांस्कृतिक बेसिकली कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके का यहाँ पे कल्चर हुआ करता है, उस कल्चर के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषता है, मंदिर परिसर में ऊंचे राया गोपुरम हुआ करते थे। ठीक है, गोपुरम समझते हैं आप लोग क्या होता है? प्रवेश द्वार को बोलते हैं, और प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से बना करते थे, कुछ आर्क टाइप में इस तरीके से। ठीक है, और ये एंट्रेंस का एक एरिया होता था। तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाए गए हैं, काफी ऊंचे बना करते थे। मंदिरों के अंदर ज्यादातर इन कलाओं को देखने को मिला है। ठीक है, तो ऊंचे राय गोपुरम या फिर प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ठीक है, नक्काशीदार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपम का भी निर्माण हुआ करता था। ठीक है, कल्याण मंडपम का मतलब ये होता है, यहाँ से आपने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे, अंदर एक मंदिर होगा, मंदिर परिसर की जगह होगी, और उस मंदिर परिसर के आसपास का जो सर्कमफ्रेंस होता था पूरा का पूरा, उस सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते थे? कल्याण मंडपम बोला करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के चारों तरफ का एरिया क्या होता था? कल्याण मंडपम बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे लोग रह के अपनी आस्था को यहाँ पे लोगों तक पूरी तरीके से अपनी आस्था को ईश्वर के थ्रू पहुंचाया करते थे। ठीक है, इन स्तंभों में घोड़ा सबसे आम जानवर पाया जाता है। यहाँ पे जानवरों के भी वो मिले हैं कि कौन कौन से जानवर उन स्तंभों के ऊपर बने हुए। ठीक है, तो वो स्तंभों के ऊपर जानवर भी थे कई सारे, जिसमें घोड़ा जो है बहुत बेसिक था। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं एक सिंबल देखने को मिला है, क्योंकि वो विजयनगर साम्राज्य का फ्लैग का सिंबल था। हर किसी का अपना एक फ्लैग होता है, तो यहाँ पे भी एक फ्लैग था। उस फ्लैग के ऊपर भी जो सिंबल है वो दिखाया गया है सुअर का। ठीक है, वो सिंबल में दिखाया गया। ठीक है, अब वो सिंबल में दिखाया गया तो स्तंभों में या फिर कहीं ना कहीं कलाकृतियों में ये एनिमल बहुत पॉपुलर उस समय दिखाया जाता है। तो ये अपनी सेना लेके जब भी बढ़ते थे तो इनके झंडे के ऊपर वो पूरी की पूरी आकृति बनी होती थी। ठीक, तो ये होता था। इसमें निर्मित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर ये आप देख चुके हो। ठीक है, हम्पी के पत्थर के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, पत्थर का। कांचीपुरम में
वरदराज और एकम थ्रान मंदिर, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोगों ने शायद नहीं नोट किया था, ठीक है। कांचीपुरम में है, कांचीपुरम भी भारत का मोस्ट ऑफ सबसे बोला जाता है कि अगर हम लोग को यात्रा करनी है तो धार्मिक प्लेसों में कांचीपुरम की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और उसको मानने का मेन कारण यही है, वरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर, ठीक है। ठीक है, नोट हो गया। विजयनगर में कई सारे विदेशी यात्री आए थे, उस दिन बात भी की थी हम लोगों ने, ठीक है। उन विदेशी यात्रियों की सूची है पूरी की पूरी, इस सूची को आप लोग चाहे तो नोट कर ले, चाहे तो एक इमेज भी ले ले, जैसा आपका मन करे उस तरीके से आप इसको मेंशन कर ले। ये विदेशी यात्रियों की सूची इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कहाँ से यात्री आए थे तो पुर्तगाल से आए थे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय जो है पुर्तगाली यात्रियों से ही रिलेटेड माना जाता है। लास्ट वाली हो गया, विदेशी यात्रियों की सूची हो गई। ठीक है, तो ये विदेशी यात्रियों की सूची वगैरह थी, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगेन बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हैं, जो चीज़ें शायद ऊपर नहीं बताई, उन चीज़ों को मैं फिर से आपको एक बार नोट्स के फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान ना हो, मैं आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है कुछ मैंने जैसे बोला था उससे रिलेटेड, ठीक है। वैसे कोला दरान नाम का वर्ड 2022 में पूछा गया था, इसको आप लोग अभी पढ़ोगे जब गैमानी साम्राज्य पढ़ोगे। गैमानी साम्राज्य में कोला दरान के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। सैयद वर्ग के लोग होते थे उस समय में, जो उच्च वर्ग के अमीर लोग थे उनके लिए यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन हमारा ये है, पुर्तगाली लेखक नोनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी? कुश्ती था, ज्योतिष है, लेखांकन है, अच्छा ज्योतिष दोबारा आ गया, चारों अगर हो रहा है तो
महिलाएं इस चीज़ में कुशल थी, तो वो सत्य मान लेना, ठीक है। तो इसके अंदर हर चीज़, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं इस कार्य में कुशल हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड और किसी साम्राज्य में है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो पुरुषों को मिला करती थी, इसलिए साम्राज्य के अंदर ये एक अलग चीज़ थी। ये देखिए 2021 के यूपीएससी का क्वेश्चन है और ऐसे तमाम पीसीएस के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है, पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सामाजिक और राजनीतिक या फिर महिलाओं की स्थिति या सामाजिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस क्लास को कायदे से रिपीट कर लेंगे तो आपका विजयनगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। जितना भी आज के क्लास में कवर हुआ है सिर्फ उसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो विजयनगर से रिलेटेड कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। समोसा तो खाओ तो नहीं, तुम लोग चला जाए हो गया टाइम, मना कर दिया था ना तुम लोग नहीं खाओगे। चले जाएगा हाँ? बोला था तो गिफ्ट है तुम लोग के लिए कुछ अच्छा। एक तो यहाँ देखो एक वीडियो दिख रही है हम्पी साम्राज्य की अनसुनी कहानी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ में, इसके बारे में पढ़िएगा क्योंकि हम्पी शहर के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की नहीं। हम्पी कैपिटल सिटी था यहाँ का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने का ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि अच्छा कैपिटल है, बातें बहुत सारी होती हैं इसके बारे में लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन सुनना ज़रूर हम्पी शहर के बारे में क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहीं ना कहीं आगे चल के आप एनवायरनमेंट में भी इसका नाम सुनते रहोगे, तो ये इसको देखना जरूर। आर्ट एंड कल्चर में तो मैं इसको पढ़ाऊंगा ही आगे चल के, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक। पूरा सीजन नहीं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो भी बातें इस वीडियो के अंदर है आपके बहुत काम की है। एक पिक्चर के अंदर इसको बहुत सटीक तरीके से दिखाया गया है। चाहे आप इस एग्जाम में
सब विचारधारा लगती है, ये उनको इंस्पायर करती है। अभिलाष, आप गांधी जी की विचारधारा से सहमत हैं या असहमत? सुनो ध्यान से। सर, मैं गांधी जी की विचारधारा से काफी सहमत हूं। मुझे उनकी अहिंसा की विचारधारा काफी प्रभावित करती है। कौन आपको ज्यादा इंस्पायर करता है, एनोनिमस या गांधी जी? सर गांधी जी। सर गांधी जी। चलिए ठीक है। सांस ठीक से आ रहा है अभिलाष? यस सर, मैं ठीक हूं। मैं वो पोल्यूशन की वजह से पूछ रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली का एक यूआईडी सर उसके कई रीजंस हैं। But vehicular pollution contributes the most. उसके अलावा NCR और neighboring states में जो crop residue burning होता है, जिसे हम लोकल भाषा में पराली भी कहते हैं, उसको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए। और तीसरा सर, factory production and construction activities. As you're talking about vehicular pollution, फ्रांस, मेक्सिको और दूसरे कुछ देशों ने एक ऑर्डिनल रूल प्रैक्टिस किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। आप जानते हैं इसके बारे में? और 2008 ओलंपिक गेम्स के समय चाइना ने यही स्कीम इम्प्लीमेंट किया था, राइट? तो यहाँ पर दिल्ली में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उन देशों में ऑर्डिनल स्कीम के बाद भी एयर क्वालिटी में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स ही देखे गए हैं। तो दिल्ली में अकेला ये प्रयास काफी नहीं होगा। दूसरे क्या प्रयास करते हैं सर? हमें बायोफ्यूल पे फोकस करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऑलिव ऑयल एक अच्छा विकल्प है, पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमें एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर हम अपनी कार्स में यूज करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और पराली जो पहले जला दी जाती थी उससे हम सेकंड ग्रेड इथेनॉल बना सकते हैं। इस तरह हम डबल बेनिफिट ले सकते हैं और वर्ल्ड में हमारे नेट जीरो कार्बन पोल्यूशन के कमिटमेंट को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसका एनर्जी बैलेंस क्या होगा? Sorry sir, I'm not aware of this. No. But how do you calculate energy balance or formula of energy return on investment? So energy balance. Otherwise, I could see that you are an engineer. Will you put history as an option? So there are two reasons for this option. First, I have a keen interest in history. Second, I'm already educated in science, so history gives me an added advantage as it makes my knowledge more diverse and enriched, which makes me a well-read civil servant. Okay. Yes. What do you think about Max Muller ion engaging theory? Sir, I feel, and most of the scholars and historians have also proved that Max Muller's theory is fake. जो ब्रिटिश ने भारत में ब्रिटिशों को जस्टिफाई करने के लिए और डिवाइड एंड रूल करने के लिए यूज किया। आर्यंस भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद आए, तो इन्वेशन की थ्योरी बिजनेस है। वो यहाँ पे आए और वो नॉन आर्यंस के साथ घुले मिले और दोनों के इंटीग्रेशन से जो कल्चर बना वही भारत का बेसिक कल्चर। Tell me some major events in our history which made cultural impact on our civilization. सर, राष्ट्रपति रामपाल सिंह दिनकर की इस पर एक काफी रेलेवेंट बुक है, which was also praised by Prime Minister Jawaharlal Nehru. According to this book, हमारी हिस्ट्री में 4 कल्चरल रेवोल्यूशंस हुए। फर्स्ट, जब आर्यंस भारत आए। सेकंड, जब भगवान बुद्ध और महावीर का उद्भव हुआ। थर्ड, जब इस्लाम भारत पहुंचा। और फोर्थ, जब यूरोप का हमारे देश में आगमन हुआ। These events made major impact on our culture that we see. Okay. Well. अभिलाष, आपकी हॉबी आपने लिखा है befriending intelligent people. Yes ma'am. अभिलाष, आपकी हॉबी आपकी जरूरत लगती है, स्वार्थ लगता है। No ma'am, it's not like that. मैं तो I believe जैसी संगति बैठी है रसोई फर्दी, ये कभी रहीम का दुआ है। अगर मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अभिलाष, आपने
आपसे दोस्ती ही नहीं करेगा। तब तो कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा। Am I big to differ? मेरा मतलब इस बात से मेरी constant learning से है. This, I believe, is a positive attitude. अच्छा, फिर हम आपको क्यों लें? आपसे बेहतर आपके इंटेलिजेंट दोस्त को न लें? Definitely मैम, जो better है, जो ज़्यादा intelligent है, जो ज़्यादा deserve करता है, उसे लेना चाहिए. पर इसके लिए कुछ conditions का पूरा होना ज़रूरी है. जैसे ये ज़रूरी नहीं कि सब intelligent लोग UPSC में interested हैं. दूसरा, अगर वो हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? मैम, कंपैशनेट और डिसिप्लिन होना भी जरूरी है. मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में एक राइट हो गया है। अब तक 40 लोग मारे गए हैं। उसी में आपके किसी दोस्त या परिवार के साथ सीरियस ट्रेजेडी हो गई है। आप कहाँ पहले जाएंगे? मैंने पहले राइट होकर क्लोज हो गई. अपने दोस्त को कंसिडर भी नहीं किया? आपको क्या लगता है आप ये बोल के मुझे इम्प्रेस कर लेंगे कि मैं फील करूंगी यू आर अ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट? Relationships after my work. तो मैं पहले राइट होकर क्लोज हो गई. Vikas, you please wait outside. We'll call you back in some time. We'll call it for the meeting. बैठे विलास. Ready? विलास, इससे पहले कि हम आपको अपना फीडबैक दें, would like to know कि आपके अकॉर्डिंग ये आपका इंटरव्यू कैसा था? Sir, I feel it was decent, but definitely मैं कुछ questions के answers better दे सकता था. Okay? विलास, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी. आपकी बॉडी मूवमेंट्स ना कम थी ना ज्यादा. आप नियंत्रित थे और कंटेंट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है. आपके आंसर्स में फ्यूचरिस्टिक विजन है, which is good thing. हाँ, इंटरव्यू के शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ाए, लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाल लिया. आपने पूरे इंटरव्यू में कई कोट दिए, जिसमें ज्यादातर एनोनिमस कोट्स थे. इन एनोनिमस कोट्स की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता और उसी की काउंटर आंसरिंग के अंदर आप फंस गए. तो आई एडवाइज कि आप एनोनिमस कोट करने से बचें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अविनाश, आपका फ्लो ऑफ थॉट्स अच्छा है, पर वही शायद आपकी वीकनेस भी फील हो सकती है पैनल को, क्योंकि मुझे आपके आंसर्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द हार्ट नहीं लगे. काफी इंटीमेट और बुकिश फील होते हैं. आप इस पे काम कर सकते हैं. अविनाश, आपका डेप्थ का पकड़ अच्छा है, and you also well versed about your region, but you continue to justify your answer. नहीं आता तो बोल दीजिए. Facts का जलेबी मत बनाइए to impress the panel. Don't try to fool the panel.
छोटी सी वीडियो क्या चली, बहुत सारी चीजें इन्होंने बोल दी, ठीक है। अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा पूरा, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन ही लिया, सब समझ लिया। सिंपल सी चीज ये है कि जब भी हम लोग किसी भी मॉक इंटरव्यू या जब भी इंटरव्यू में हम लोग जाए तो हम लोग बहुत सच बोले और लॉयल रहें किसी भी चीज़ को लेकर, सिर्फ यही बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उनके सजेशन भी यही बोले जा रहे हैं कि आपके मन में जो है आपके लिए बोलो, अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं, जो रियल हो वो बताओ। वहाँ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए आपको पढ़ लेंगे, है ना, तो वो आपको समझते हैं, तो उसको भी समझो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। सर वो अपनी अप्रोच से ही इंटरव्यू क्लियर करता है। हाँ, अपनी अप्रोच से करता है, लेकिन ये अप्रोच पूरी अलग है। ये आपके काम नहीं आएगी, पिक्चर में काम है। चलिए पिक्चर पर चलिए। अरे मिलेगा मिलेगा, समोसा मिलेगा। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जिसने कर लिया है वो मुझे दे दो। कई सारे क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए ना, नोटबुक है, नोटबुक में मतलब अलग से चेक। तो नोटबुक वाले मुझे कल दिखा देना, जिन्होंने पेपर पे लिखा है वो दे दो मुझे। नोटबुक वाले चाहिए। सही